हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर रंगोली। रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है। ऐसी चित्रकला जिसे सीखने के लिए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता न थी, देखा देखी परंपरा से आ जाती थी। इस चित्रकला के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं: भूमि रेखांकन, भित्ति चित्र और कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन, जो भारत के अधिकांश प्रांतों में प्रचलित है। आपने देखा होगा घरों में तीज त्योहार के टाइम या किसी पूजा के टाइम, किसी सेलिब्रेशन के टाइम रंगोली बनाई जाती है। तो रंगोली क्या है? रंगोली जो है वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, बहुत पुरानी लोक चित्रकला। लोक चित्रकला मतलब एन आर्ट जो कि लोगों से लोगों तक ट्रांसफ़र होता है। मतलब ऐसा आर्ट फॉर्म जिसको सीखने के लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं थी। ये एक दूसरे से देखकर लोग सीख जाते थे कि किसी ने रंगोली बनाई, उसको देखकर किसी और ने बनाया, तो इस तरह से लोग एक दूसरे से सीख जाते थे। और ये आर्ट फॉर्म जो है ये बेसिकली 3 रूप से प्रचलित है, दैट इज़ 3 तरह से फेमस है ये हमारे यहाँ। एक भूमि रेखांकन, दूसरा भित्ति चित्र और तीसरा कागज या वस्त्रों पर चित्रांकन। रेखांकन मतलब जो फर्श पर, ज़मीन पर जो कलरफुल ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। भित्ति चित्र मतलब कि जो कोई भी आर्टिस्टिक पीस जो है वॉल पे बनाया जाता है तो उसको भित्ति चित्र बोला जाता है। और कागज और वस्त्रों पर चित्रांकन मतलब कि पेपर पर, कैनवास पर, फैब्रिक पर पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब जो है ये रंगोली के 3 प्रचलित रूप है। मतलब इस 3 तरीकों से हमारे यहाँ पर इंडिया में रंगोली बनाई जाती है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है, जिसे अल्पना भी कहा जाता है। अल्पना शब्द संस्कृत के आलेपन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है लेप करना। भित्ति चित्रों के लिए बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली प्रसिद्ध है। कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन के लिए राजस्थान की फड़, कुमाऊं की ज्योति, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और उड़ीसा की पट्टचित्र उल्लेखनीय है। तो इन तीनों में सबसे फेमस दैट इज भूमि रेखांकन, भित्ति चित्र और कागज पर चित्रांकन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है भूमि रेखांकन। मतलब जो ज़मीन पर हम रंगोली बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है। जैसे ही हम बोलते हैं रंगोली, हमारे दिमाग में क्या आता है? ज़मीन पर बनी हुई एक कलरफुल आर्टिस्टिक पिक्चर। हमारे दिमाग में कभी नहीं आता है कि ये कपड़े पर बना हुआ हो सकता है या ये दीवार पर बना हुआ हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ रंगोली जो है वो ही फेमस है जो कि भूमि रेखांकन होता है, दैट इज़ जो ज़मीन पर बनाई जाती है। और ये जो ज़मीन पर बनने वाली रंगोली है इसको अल्पना भी बोला जाता है। अल्पना जो है वो एक संस्कृत वर्ड आलेपन से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है लेप करना। लेप करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर एक परत चढ़ाना, मास्क लगाना। अब भित्ति चित्रों की बात करें तो भित्ति चित्रों में जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा या महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो ये भित्ति चित्र के एग्जाम्पल है, दैट इज़ ये पेंटिंग्स जो हैं ये वॉल पर बनाई जाती हैं। जो वर्ली पेंटिंग है और जो मधुबनी पेंटिंग है ये सब वॉल पर बनाई जाती है। और अगर हम कागज़ पर या कपड़े की बात करें तो राजस्थान की फड़, कुमाऊं की ज्योति, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और उड़ीसा की पट्टचित्र, ये सब जो हैं ये काफ़ी फेमस आर्ट फॉर्म्स हैं, मतलब काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं। रंगोली एक अलंकरण कला है जिसे भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे चौकपूर्णा, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में एपण, कुमाऊं में लिखथापा या थापा, तो केरल में कोलम कहा जाता है। तो रंगोली जो है ये अलंकरण कला है। अलंकरण कला का क्या मतलब होता है?
अलंकरण का मतलब होता है सजाना। तो किसी चीज़ को सजाने की जो कला होती है, जो आर्ट होता है, उसको बोला जाता है अलंकरण कला। जैसे कि हम वॉल पे या जब ज़मीन पे हम रंगोली बनाते तो उससे जो वो ज़मीन का टुकड़ा है वो और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो ये जो ब्यूटीफाई करने का जो प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है अलंकरण कला। तो रंगोली जो है ये एक अलंकरण कला है, दैट इज़ वो किसी भी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने का एक प्रोसेस है। और रंगोली को हर जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब हर एक प्रदेश में अपने अपने नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उसको चौक पूरना बोलते हैं, राजस्थान में उसको मांडना बनाना बोलते हैं, बिहार में उसको अरिपन बोलते हैं, बंगाल में उसको अल्पना बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको रंगोली बोलते हैं, कर्नाटक में उसको रंगवल्ली बोलते हैं, तमिलनाडु में उसको कोल्लम बोलते हैं, उत्तरांचल में उसको एपण बोलते हैं, कुमाऊं में उसको लिख थापा बोलते हैं या थापा भी बोलते हैं, और केरल में उसको कोलम बोला जाता है। तो हर एक स्टेट में रंगोली को अलग अलग नाम से जाना जाता है। रंगोली के संबंध में पुराणों में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में भी मांडी हुई अल्पना के चिन्ह मिलते हैं। रंगोली के इन्हीं परंपरागत आलेखनों से प्रेरणा लेकर आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कला भवन में अन्य चित्रकला के विषयों के साथ साथ इस कला को भी एक अनिवार्य विषय बनाया। आज यह कला शांति निकेतन की अल्पना के नाम से जानी जाती है। इस कला में गौरी देवी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा, जो शांति निकेतन अल्पना की जननी मानी जाती हैं। अब रंगोली जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, मतलब बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है हमारे यहाँ का। कि रंगोली के बारे में आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पुराणों में भी मिलती हैं, कुछ लोक कथाएं जो हैं उसमें भी रंगोली का जिक्र आता है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति है, जो कि बहुत ज़्यादा एंशियंट है, उस टाइम पर भी वहाँ से भी अल्पना के चिन्ह मिलते हैं, दैट इज़ रंगोली के कुछ चिन्ह मिलते हैं। कुछ ऐसे हमको साइंस मिलते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि उस टाइम पर रंगोली बनाई जाती थी। और ये इतना हमारा ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज है, इससे इंस्पायर होकर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने शांति निकेतन में जो उनका कला भवन है, दैट इज़ जो उनका आर्ट स्कूल है, वहाँ पर और बाकी आर्ट फॉर्म्स के साथ में इसको भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया था। और अभी इसको शांति निकेतन की अल्पना के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस आर्ट फॉर्म को शांति निकेतन की अल्पना के नाम से भी जाना जाता है। और शांति निकेतन में इसको इंट्रोड्यूस किया था गौरी देवी ने। तो उनको जब भी अल्पना का नाम आएगा तो गौरी देवी का नाम हमेशा याद आएगा। चिरस्मरणीय मतलब लंबे समय तक याद रहने वाला, क्योंकि उन्होंने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि रंगोली में आए गए कलात्मक चित्र शहर एवं गांवों को धन धान्य से परिपूर्ण रखने में समर्थ होते हैं और अपने जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इसी मान्यता के कारण रंगोली को धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर शुभ माना गया। विभिन्न प्रांतों में बनाई जाने वाली रंगोलियों में अनेक विभिन्नताएं भी हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजे पर प्रातःकाल रंगोली बनाते हैं ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश न कर सके। तमिलनाडु के कोल्लम, कर्नाटक की रंगवल्ली एवं केरल के कोलम में ज्यामितीय और सममितीय आकारों को चावल के घोल या सूखे आटे से सजाया जाता है। ओणम पर बनाई जाने वाली रंगोली को फूलों से सजाया जाता है। कुमाऊं के थापा में अनेक प्रकार के आलेखन, प्रतीकों, कलात्मक डिजाइनों, बेल बूटों आदि का प्रयोग किया जाता है। मांडने को विभिन्न पर्वों, मुख्य उत्सवों तथा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कर बनाया जाता है। एंशियंट टाइम्स में लोग ये मानते थे कि जो रंगोली में जो हम आर्टिस्टिक वे में जो भी उसमें पिक्चर्स बनाते हैं तो उसकी वजह से जो घर में धन की वृद्धि होती है, मतलब प्रॉस्परस होते हैं लोग घर में रहने वाले, और जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उसको प्रोटेक्ट करती है। मतलब जो रंगोली है उसमें कुछ ऐसा मैजिकल इफेक्ट होता है कि वो हमारी असेट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है।
तो जब भी कोई धार्मिक त्योहार होता था, कोई सामाजिक अवसर होता था, कुछ भी ऑस्पिशियस होता था, तो उस टाइम पर रंगोलियां बनाई जाती थी। और अलग अलग जो जगह पर रंगोलियां बनती हैं वो सब एक दूसरे से अलग होती हैं। मतलब सब जगह एक सी रंगोली नहीं बनती है, सब जगह पर अलग अलग तरह की रंगोली बनती है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोग रोज़ सुबह उठते उठते ही अपने घर का जो उनका मेन डोर होता है, मेन डोर के सामने वो रंगोली बना देते हैं। उससे उनका ये मानना होता है कि कोई भी बुरी ताकत जो है वो घर के अंदर नहीं आ सकती। मतलब इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द एविल आई। और साउथ में जो रंगोलियाँ बनती है, मतलब जो तमिलनाडु में बनती है, जो कर्नाटक में बनती है और जो केरल में बनती है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। मतलब तमिलनाडु में जो बनती है उसको कोलम बोला जाता है, कर्नाटक में जो बनती है उसको रंगवल्ली बोला जाता है और केरल में उसको कोलम बोला जाता है। तो उसमें जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स को ज़्यादा बनाते हैं और उसको बनाने के लिए वो हमेशा चावल को यूज़ करते हैं। तो चावल का या तो वो पेस्ट बना लेते हैं या फिर चावल का वो सूखा पाउडर लेते हैं और उस पाउडर या पेस्ट की हेल्प से जब वो सजाते हैं ज़मीन को तो उसको वो बोलते हैं कोलम, रंगवल्ली या फिर कोल्लम। और ओणम पर जो रंगोली बनती है वो फूलों की रंगोली बनती है। मतलब जब फूलों से सजाया जाता है ज़मीन को तो उसको बोला जाता है फूलों की रंगोली। तो ओणम पर हमेशा फूलों की रंगोली बनाई जाती है। और कुमाऊं के थापा में अलग अलग प्रकार के आलेखन, प्रतीकों और कलात्मक डिज़ाइनों, बेल बूटों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुमाऊं के थापा में क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग सिंबल्स, साइंस, अलग अलग डिज़ाइंस, फ्लावर्स, लीव्स और आर्टिस्टिक फिगर्स इस तरह से बनाया जाता है। और जो मांडना होता है, मतलब जो राजस्थान में रंगोली बनाई जाती है, वहाँ पर अलग अलग उत्सवों के आधार पर, अलग अलग सीजन्स के आधार पर, अलग अलग ओकेजन्स के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जाता है और उसको फिर उस तरह से डेकोरेट किया जाता है। उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। रंगोली भारत के किसी भी प्रांत की हो, वह लोक कला का अत्यंत घरेलू रूप ही है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व उत्सव धर्मिता है। इसके शुभ प्रतीकों में कमल का फूल, इसकी पत्तियां, आम, मंगल कलश, मछलियां, तरह तरह की चिड़ियां, तोते, हंस, मोर, मानव आकृतियां व बेल बूटे प्रमुख हैं। विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोलियों में कुछ विशेष आकृतियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे दीपावली पर दीप, गणेश, लक्ष्मी। तो जैसा कि हमने देखा कि रंगोली अलग अलग स्टेट की होती है तो उसका रूप बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है कि वो घरेलू रूप ही है। मतलब ये जो आर्ट फॉर्म है ये घर के घर में ही लोग सीखते हैं। इसके लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं होती, कोई अलग से स्कूल्स नहीं होते, किसी अलग करिकुलम में नहीं होती। मम्मी को बनाते हुए देखकर बेटियां सीख जाती हैं, बड़ी बहन को बनाते देखकर छोटी बहन सीख जाती है, तो पड़ोसी को बनाते देखकर पड़ोसी सीख जाते हैं। तो ऐसे सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। मतलब इसके लिए कुछ ऐसे ट्रेडिशनल क्लासेस नहीं होती हैं जैसे बाकी सब आर्ट्स के लिए होती है। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है तब रंगोली हर जगह पर एक अलग इम्पॉर्टेंस रखती है और इसमें अलग अलग सिंबल्स यूज़ होते हैं, ऑस्पिशियस सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कमल का फूल, कमल के फूल की पत्तियाँ, आम, या अलग अलग तरह के पक्षी, चिड़िया, तोता, हंस, मोर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स, अलग अलग तरह की पत्तियाँ, ऐसे। और उसको सबको कलरफुल बनाना, कलश बनाना। और अगर स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जैसे दिवाली होगा तो दिवाली के टाइम पर गणेश जी की प्रतिमा उसमें हो सकती है, लक्ष्मी जी का पिक्चर बन सकता है, दिया उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो सिंबल्स होते हैं उस पर्टिकुलर ओकेजन के या फेस्टिवल के, वो सिंबल्स भी जो हैं वो रंगोली का एक पार्ट बन जाते हैं। रंगोली का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रयोग में आने वाली सामग्री। इसमें वही सामग्री प्रयुक्त होती है जो आसानी से हर स्थान पर मिल जाती है, जैसे पिसे हुए चावल, सुखाए हुए पत्तों के पाउडर का रंग, आटा, हल्दी, सिंदूर, रोली, चारकोल, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुरादा आदि।
अर्थात घर परिवेश के आसपास सहज सुलभ सामग्री। इसलिए अमीर हो या गरीब, रंगोली का प्रचलन दोनों में एक समान है। रंगोली का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है पृष्ठभूमि अथवा अर्थात स्नान। रंगोली की पृष्ठभूमि के लिए साफ या लीपी हुई जमीन या दीवार का प्रयोग किया जाता है। रंगोली को घर के मुख्य द्वार की देहरी पर, आंगन के मध्य में, कोनों में, दीप के आधार, भगवान के आसन व पूजा की चौकी आदि पर बनाने की परंपरा है। इस तरह रंगोली विविधता में एकता, प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ अपनी लोक परंपराओं को सहेजने का पाठ पढ़ाती है। तो रंगोली का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें। दैट इज़ आप किन चीज़ों को यूज़ करके रंगोली बनाते हो। तो आजकल तो आर्टिफिशियल कलर्स आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो रंगोली बनाई जाती है वो कुछ आसपास मिलने वाली इजीली अवेलेबल चीज़ों से बनाई जाती है, जिसकी वजह से फिर चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अमीर व्यक्ति भी अपने घर के आगे रंगोली बनाता है और एक गरीब व्यक्ति भी अपने घर के आगे रंगोली बनाता है। ऐसा नहीं होता कि गरीब हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए वो रंगोली नहीं बनाते। ये ट्रेडिशन जो है वो सब में कॉमन चलता है। तो जो कॉमन अवेलेबल चीज़ें होती है तो वो कौन सी चीज़ें होती है, तो पिसे हुए चावल, दैट इज़ चावल का पाउडर, पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना दिया जाता है, उसको एज अ कलर यूज़ होता किया जाता है। गेहूं का आटा यूज़ होता है या किसी भी तरह का आटा यूज़ हो सकता है। हल्दी यूज़ होती है, सिंदूर यूज़ होता है, रोली, चारकोल, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, ये सब चीज़ें जो हैं इजीली अवेलेबल होती हैं सब जगह पर, और इन्हीं चीज़ों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लोग रंगोलियाँ बनाते हैं। फिर उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रंगोली कहाँ पर बनाई जाएगी। तो रंगोली जो है वो किसी भी साफ जगह पर बनाई जाती है, या तो ज़मीन होगी या दीवार होगी, लेकिन वो एकदम साफ़ सुथरी होगी और लिपी हुई होगी। दैट इज़ उसके ऊपर एक कलर की परत आप चढ़ा सकते हो, या गोबर से लीपते हैं लोग या गेरू से लीपते हैं, तो जिससे कि उसको एक बैकग्राउंड मिलता है जो कि एक क्लीन बैकग्राउंड होता है या थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड होता है, तो उससे रंगोली जो है वो और खिलकर और ब्यूटीफुल दिखती है। और रंगोली को कहाँ बनाया जाता है, तो रंगोली को जनरली मेन डोर के एंट्रेंस पे बनाया जाता है। दैट इज़ आपके मेन एंट्रेंस पे बनाया जाता है। जो चौखट होती है मेन एंट्रेंस की उस पर बनाया जाता है, या फिर आंगन के एकदम बीचों बीच बनाया जाता है, या फिर चारों कोनों में बनाया जाता है। जहाँ पर दिया लगाते हैं हम, उस दिए के नीचे एज अ बेस रंगोली बनाई जाती है। या फिर जब भी भगवान की पूजा होती है तो जो उनका आसन सजाया जाता है तो उस आसन के आसपास, उस आसन पर रंगोली बनाई जाती है। जो पूजा की चौकी होती है उस पर रंगोली बनाई जाती है। तो अलग अलग जगह के कस्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन ये रंगोली जो होती है ये हमेशा हमको एक लेसन देती है। मतलब आप ये देखो कि हर जगह पर रंगोली का रूप भले अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम बोल सकते हैं कि इट क्रिएट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन होता है हर घर का, तो उस तरह से जो ट्रेडिशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इजीली पास ऑन भी होता है, और इस तरह से हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है। एंड बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल ऑस्पिशियस ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, तो इसलिए इसको पवित्रता से भी कनेक्ट किया जा सकता है कि ये पायस होती है। तो इस तरह से ही टीचर्स यू डिफरेंट लेसन्स। तो ये था हमारे चैप्टर रंगोली का फर्स्ट पार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू एवरीवन।